हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। वर्कशीट डिस्कस कर रहे थे हम। आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारा रे ऑप्टिक्स है। लास्ट एसी की वर्कशीट तक हम सॉल्व कर चुके थे। आप सब लोग घर में सेफ होंगे, बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, वर्कशीट में बने रहे हमारे साथ चैप्टर टू चैप्टर प्रिपरेशन के लिए, राइट। स्टार्ट करते हैं। देखो, रे ऑप्टिक्स की वर्कशीट, रे ऑप्टिक्स की फर्स्ट वर्कशीट है। अब इस वर्कशीट में फर्स्ट में आप देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या है। An object is placed at 30 centimeter distance from a concave mirror of focal length 20 centimeter. Then nature magnification of the image will be. तो मिरर की इमेज के लिए आपको पूछा गया है। फोकल लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर है, मिरर कॉन्केव है और ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है 30 सेंटीमीटर पे, राइट। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालनी है कैसी इमेज बनेगी और उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले तो कॉन्केव मिरर के लिए आप पढ़ चुके हो कि कॉन्केव मिरर इस तरह से रहता है। कॉन्केव मिरर, ये है कॉन्केव मिरर, राइट। इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशंस अलग अलग होती हैं। इनफाइनाइट से लेके स्टार्ट करते हैं हम। इनफाइनाइट के बाद आता है सी के बाद आता है एफ, राइट। अगर आपको आइडिया हो इसकी टेबल, जो इमेज की हम टेबल हम पढ़ चुके हैं बुक्स में, नोट्स में आपने देखा होगा। इमेज की जो टेबल है, ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के लिए इमेज की अलग अलग पोजीशन बनती है, राइट। आपको पता है ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखें, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी रखें, चाहे आप सी पे रखो, बिटवीन सी एंड एफ रखो, चाहे फोकस पे रखो, ठीक है। इनफाइनाइट पे रख देते हैं, यहाँ पर ये इनफाइनाइट है, राइट। ये वाला सी हो गया और ये एफ वाला हो गया। तो ये पोजीशंस जो है ऑब्जेक्ट की है पोजीशन। इन ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए आपको इमेजेस की पोजीशन पता है। कॉन्केव मिरर रियल इमेज बनाता है, ये भी आपको पता है। कॉन्केव जो मिरर होगा, ये वर्चुअल इमेज एक कंडीशन बनाता है जब ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे फोकस और पोल के बीच में। ये पॉइंट है आपका पोल। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, इन दैट केस इमेज वर्चुअल बनती है, इरेक्टेड बनती है, राइट। और इन सभी केसेस के लिए इमेज बनती है रियल। जैसे सी पे आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज कैसी बनती है, सी पर और सेम साइज की, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इमेज कैसी बनेगी, रियल या वर्चुअल। तो कॉन्केव मिरर में आपको पता होना चाहिए सारी पोजीशंस के लिए इमेज रियल बनती है। एक पोजीशन होती है फोकस और पोल के बीच में, उसके लिए इमेज वर्चुअल बनती है। तो यहाँ पर आप देखो फोकस पॉइंट कितना है, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो इमेज बननी है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है 30 पर, मतलब फोकस और सी के बीच में। सी आएगा आपका 40 पर, फोकल लेंथ है 20, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 40। तो इमेज का ऑब्जेक्ट का रखा गया है 30 पर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये है ऑब्जेक्ट आपका इस केस में, राइट। तो जब तक फोकस क्रॉस नहीं करेंगे तब तक इमेज कैसी बनती है, रियल। तो रियल इमेज के हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला और तीसरा। ये रियल इमेज है, दो केस अपेरेंट या वर्चुअल के हैं। तो वर्चुअल इमेज तो बनेगी नहीं, कॉन्केव मिरर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से, फोकल डिस्टेंस से भी आगे रखा गया है, राइट। तो ये रियल है। अब रियल के दो ऑप्शन है। अब इसके बाद मैग्निफिकेशन पूछा है। तो मैग्निफिकेशन पहले ऑप्शन में -2 है, दूसरे ऑप्शन में +2 है। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, m इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन f/f-u। कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो -20, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है -20, फिर -u भी नेगेटिव होता है तो u है आपका -30, राइट। तो -20 -30 हो जाएगा आपका प्लस का 10, तो -20 + 30, तो ये बचेगा प्लस का 10। तो 0 से 0 कैंसिल किया, तो मैग्निफिकेशन क्या आया, -2, राइट। तो मैग्निफिकेशन आया -2, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, रियल एंड -2। वैसे भी आपको पता है अगर इमेज रियल बनती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव में होता है। जब तक इमेज वर्चुअल नहीं बनेगी तब तक मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नहीं होता है। तो रियल इमेज है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, रियल और इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। वर्चुअल होगी तो यहाँ वर्चुअल बनती है, वर्चुअल और इरेक्टेड बनती है, इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। क्लियर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आ जाओ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू या कंपैरिजन पूछा गया है। इक्वल टू अल्ट्रावायलेट, इक्वल टू रेड कलर,
लेस देन अल्ट्रावायलेट और ग्रेटर देन अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो म्यू का यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन आपको पता लगेगा लैम्डा से। सो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अकॉर्डिंग टू कॉशीज फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू कॉशीज फॉर्मूला म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, राइट। अब आप मुझे बताओ, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट की हम बात कर रहे हैं, खासकर इसमें अल्ट्रावायलेट की बात हो रही है। तो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट दोनों में से किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेवलेंथ का रिलेशन चाहिए। तो आपको स्पेक्ट्रम, रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है, रेडियो माइक्रो सारी वेव्स हम अरेंज करते हैं। तो उसको अरेंज करते हैं रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा। ये जो राम IV UV XY है, इसको आप याद करते हो, इसको ये आपको याद है राम IV UV XY, ये किस ऑर्डर में अरेंज किया गया है, किस ऑर्डर में आप बताएं, लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि लैम्डा के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा लैम्डा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो की या गामा की। ठीक है, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो की होती है, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा की। तो यहाँ पर लैम्डा का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हमें दो में कंपैरिजन करना है, इंफ्रा में और अल्ट्रा में। तो इंफ्रारेड ये इंफ्रारेड है और अल्ट्रावायलेट ये है। ठीक है, तो लैम्डा के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिख रहा है लैम्डा ऑफ इंफ्रा इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ अल्ट्रावायलेट। ठीक है, और लैम्डा का म्यू के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो जिसके लिए लैम्डा ज़्यादा होगा उसके लिए म्यू कम होगा। तो म्यू फॉर इंफ्रारेड इज लेस देन म्यू फॉर अल्ट्रावायलेट। तो इंफ्रारेड का म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अल्ट्रावायलेट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी। ठीक है, और राम IV UV XY तो आपको याद करना ही है, लैम्डा का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सबने पढ़ा है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप पढ़ा है। इसमें जो फाइनल इमेज बनती है, बताओ कैसी बनती है फाइनल इमेज, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रियल बनती है कि वर्चुअल बनती है। ठीक है, तो लेंस जो बनाता है इसमें इमेज, वो बनाएगा यहाँ पर वर्चुअल, राइट। तो वर्चुअल इमेज बनती है, और सीधी बनती है, इरेक्टेड बनती है, इन्वर्टेड बनती है, भी आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनती है, वर्चुअल बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 6D इज इन कॉन्टेक्ट विद कॉन्केव लेंस ऑफ पावर -4D। तो उसने पहले से आपको पावर साइन के साथ दी है, कॉन्वेक्स लेंस है तो +6D, कॉन्केव है तो -4D। What will be the focal length and nature of combination of lens? तो पावर नहीं पूछी आपसे, अब आपसे पूछी है फोकल लेंथ। इसके साथ साथ पूछा है नेचर, कि जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें कौन से नेचर का लेंस मिलेगा, राइट। सो आप देखो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता है, P = P1 + P2। दो लेंसेज से दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इक्वलेंट पावर मिल जाएगी आपको। पहले की पावर है +6, दूसरे की पावर है -4, तो इक्वलेंट पावर मिल गई आपको +2D। ये इक्वलेंट पावर है +2D। ठीक है, अब फोकल लेंथ चाहिए, तो फोकल लेंथ आती है 1/P से। फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है 1/P, बट यहाँ पर फोकल लेंथ मिलेगी मीटर में। अगर आप यूज़ करते हो 100/P तो आपको मिलेगी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में। तो आपको किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। सारे ऑप्शन सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो हम ये वाला फॉर्मूला काम मिलेंगे 100/P वाला। तो 100/P पावर कितनी है, +2, इक्वलेंट पावर कितनी आई, +2, तो फोकल लेंथ आ गई +50 सेंटीमीटर, राइट। और जैसा कि आपको पता है इक्वलेंट पावर प्लस की है, इक्वलेंट पावर प्लस की दिख रही है आपको, और फोकल लेंथ भी कैसी है, प्लस की है। तो फोकल लेंथ प्लस पावर प्लस, ये कौन सा लेंस होता है, कौन से लेंस की पावर प्लस में होती है, कौन से लेंस की फोकल लेंथ भी प्लस में होती है। तो प्लस में जो फोकल लेंथ होती है, पावर होती है, वो होती है कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स लेंस की पावर फोकल लेंथ प्लस में, कॉन्केव की पावर एंड फोकल लेंथ माइनस में। तो प्लस फोकल लेंथ है
तो 50 है, 50 का ऑप्शन आपको दिख रहा है। और लेंस कैसा बनेगा, कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स की तरह। दोनों को कॉम्बाइन करने के बाद रिजल्टेंट लेंस कॉन्वेक्स की तरह मिलेगा आपको। नाउ नेक्स्ट देखो अगला, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म विल बी इक्वल टू इट्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज। तो अगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो डेल्टा एम हम कहते हैं प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म फॉर्मूले में हम काम में लेते हैं, तो प्रिज्म फॉर्मूला लिखूं सबसे पहले देखो, म्यू इक्वल्स टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं, तो म्यू का फॉर्मूला है ये। और इस न्यूमेरिकल में, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कहते हैं प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो, प्रिज्म एंगल बोलो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलो, ये ए की बात हो रही है यहाँ पर। तो ए इक्वल्स टू डेल्टा एम गिवन है, मतलब डेल्टा एम को हम ए पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एम को यहाँ पे हम ए पुट कर देते हैं। साइन डेल्टा एम की जगह रख दिया मैंने ए प्लस ए बाई टू डिवाइड बाय साइन ए बाई टू। तो ए प्लस ए तो 2 हो जाएगा, 2a बाई 2 तो साइन ए हो गया। तो म्यू इक्वल्स टू हो गया साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2, राइट। अब साइन ए को ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, फॉर्मूला लगाएं, तो साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, राइट, डिवाइड बाय साइन ए बाई 2। यहाँ पे थीटा की जगह ए लिया गया है, तो साइन ए मतलब 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 लिखेंगे हम। तो साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई 2 कॉस ए बाई 2। म्यू की वैल्यू आ गई 2 कॉस ए बाई 2। ये भी ऑप्शन हो सकता था, तो ये करेक्ट आंसर है आपका, म्यू इक्वल्स टू 2 कॉस ए बाई 2 ऑप्शन होता तो। बट यहाँ पर ये वैल्यू पूछा है बिटवीन √2 and 2, लेस देन 1, ग्रेटर देन 2, बिटवीन √2 and 1, मतलब म्यू किस किस के बीच में, कहाँ से कहाँ तक म्यू की वैल्यू पॉसिबल है वो आपको पूछी गई है। तो म्यू का फॉर्मूला तो आपको मिल गया 2 कॉस ए बाई 2। ठीक है, तो अगर म्यू इक्वल्स टू 2 कॉस ए बाई 2 मिला आपको, तो जो ए है ये आपका होता है प्रिज्म का एंगल। इस ए की वैल्यू कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है प्रिज्म में। तो प्रिज्म में आपको पता है 2 सरफेसेस, प्लेन सरफेस जो इंक्लाइंड होती हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे। इस एंगल की सबसे कम वैल्यू हो सकती है ए, मिनिमम जो हो सकता है ए वो होगा 0। कम से कम एंगल ले सकते हैं 0, और ज़्यादा से ज़्यादा एंगल क्या लेंगे, वो लेंगे 90। तो ए मैक्स क्या होगा, ए मैक्स होगा 90 हो सकता है, मिनिमम होगा 0, मैक्सिमम होगा 90, राइट। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को 0 और 90 को पुट करके हम देखते हैं कि म्यू की वैल्यू क्या मिलती है। तो अगर ए 0 रखेंगे तो कॉस 0 1 होता है, तो म्यू की वैल्यू मिल गई 2, एक वैल्यू तो मिल गई 2। ठीक है, और अगर 90 रखता हूँ मैं, कॉस 90, यहाँ पे 90 रखूँगा तो 90 बाई 2 क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालें तो 2 कॉस 45, 90 बाई 2 क्या होगा 45, और 45 कॉस 45 की वैल्यू 1 बाय √2। तो म्यू इक्वल्स टू होगा 2 इंटू 1 बाय √2। तो √2 से 2 कैंसिल होगा, तो वैल्यू क्या आ गई √2। तो म्यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, मिनिमम वैल्यू होगी म्यू की √2 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी म्यू की 2। तो म्यू की वैल्यू आएगी बिटवीन √2 and 2। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, राइट। तो ये भी आंसर है, और करेक्ट इसमें वैल्यू वाइज जाएंगे, डेटा वाइज तो ये आंसर है, और फॉर्मूला वाइज म्यू की वैल्यू क्या होती है 2 कॉस ए बाई 2। ये भी एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखो, अब वन लाइनर क्वेश्चन देखो, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस के परपेंडिकुलर, फोकस के परपेंडिकुलर है, राइट, नहीं परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एंड द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, और ऐसा प्लेन जो फोकस से पास होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपको पता है मिरर या लेंस के लिए, जैसे मिरर है या लेंस जो भी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ही होती है, राइट। तो इसके ठीक परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए आपको, ये वाला, ये प्लेन चाहिए होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोकस प्लेन।
फोकस प्लेन कहते हैं इसको, इज कॉल्ड फोकस प्लेन। ठीक है, तो ऐसा प्लेन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो इस तरह से, इसको फोकस प्लेन कहा जाता है। फोकस प्लेन इसका नाम है। तो आपने पढ़ा है प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, और ये है फोकल प्लेन या फोकस प्लेन कह सकते हैं इसको। ठीक है, फोकस प्लेन या फोकल प्लेन भी कहते हैं इसको, कुछ भी कह सकते हो, फोकस प्लेन और फोकल प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स वॉयलेट एंड रेड इन द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड। जो एक्सट्रीम कलर हैं, एक्सट्रीम कलर आपको पता है वॉयलेट और रेड होते हैं, इनका जो एंगुलर सेपरेशन है इसको क्या बोलते हैं? ये आपने पढ़ा है प्रिज्म में। जब हम प्रिज्म पे वाइट लाइट स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो वाइट लाइट का डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन के बाद आपने देखा एक कलर इस तरह से, एक कलर इस तरह से आएगा। तो दोनों कलर्स जो एक्सट्रीम कलर्स हैं उनके बीच का जो एंगल होता है, एंगुलर सेपरेशन, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं दो एक्सट्रीम कलर्स के एंगुलर सेपरेशन को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वन लाइनर क्वेश्चन का अगला देखो, What is the branch of physics? Which is the branch of physics that deals with the study of nature, production and propagation of light? तो ऐसी कौन सी फिजिक्स की ब्रांच है जो नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट को लेकर, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को लेकर या नेचर आपको पढ़नी है, ये कौन सी ब्रांच में आता है? तो फिजिक्स की एक ही ब्रांच है इसमें लाइट को यूज़ करते हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं ऑप्टिक्स। इसकी फर्दर दो ब्रांचें हो जाती है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल मिरर एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर? एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल मिरर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये है आपका स्फेरिकल मिरर, और ये है इसका सेंटर। सपोज कर लीजिए सेंटर है, ये बात कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एंगल सबटेंडेड बाय द बाउंड्री, तो बाउंड्री ये वाली है, बाउंड्रीज जो आएंगी मिरर की ये वाली, ये बाउंड्री है। ठीक है, इस एंगल, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, इस एंगल को क्या बोलते हैं? ये जो एंगल आएगा, ठीक है, वैसे आपको पता है बाउंड्रीज जो मिरर की होती है M1 और M2, M1 M2 को बोलते हैं हम एपर्चर। जो M1 M2 होता है एपर्चर होता है मिरर का या लेंस का, जहाँ तक कि रेज कलेक्ट कर सकता है। M1 के ऊपर वाली रे कलेक्ट नहीं करेगा, तो M1 M2 क्या बोलते हैं? एपर्चर। तो यहाँ पर एंगल की फॉर्म में बोल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एंगुलर एपर्चर। एंगुलर एपर्चर। ठीक है, तो ये थी आपकी शीट, वर्कशीट, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे। राइट, तो हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वर्कशीट में कुछ और न्यूमेरिकल्स और कुछ और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के रे ऑप्टिक्स के साथ। टिल देन, गुड बाय।